यस, न्यूक्लिक एसिड। एक टर्म है न्यूक्लिन। ये उस मटेरियल के लिए ये न्यूक्लिन टर्म दिया गया था, दैट वाज आइसोलेटेड बाय द साइंटिस्ट एफ इन 1869। ये पस सेल से मटेरियल आइसोलेट किया गया था, न्यूक्लिन नाम दिया गया था इसको, और इसी न्यूक्लिन से आगे इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये एक प्रकार के ये केमिकल्स हैं, केमिकल्स दैट डिस्प्ले द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसे केमिकल हैं, केमिकल्स तो तमाम है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड बायोमॉलिक्यूल नहीं है, नाइट्रिक एसिड बायोमॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बायोमॉलिक्यूल नहीं है, बट द न्यूक्लिक एसिड इज बायोमॉलिक्यूल। इस आधार पर नहीं कहेंगे कि इसमें कार्बन होता है, ऑर्गेनिक एसिड है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड तो एसिटिक एसिड भी होता है, परंतु हमारी बॉडी में नहीं होता। तो केवल कार्बन होने मात्र से कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बायोमॉलिक्यूल हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। बायोमॉलिक्यूल वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और सामान्य तौर पर ये पॉलीमर होता है लिपिड्स को छोड़कर। जिसके लिए हम टर्म बायोमॉलिक्यूल यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पॉलीसैकेराइड होता है, शुगर, जैसे स्टार्च एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल है, इसी प्रकार से प्रोटीन्स हैं, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो आज हम पढ़ाने चल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ये पॉलीमर्स हैं एंड फाउंड नेचुरली इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स जो निश्चित रूप से कार्बन के होंगे, ऑर्गेनिक इसीलिए कहा गया, ऑर्गेनिज्म से ये डिराइव्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको ऑर्गेनिक कहा गया। ऑर्गेनिक टर्म का मतलब ही ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो बायोमॉलिक्यूल्स में शुगर, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक होता है जिसको हम लिपिड बोलते हैं, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल है। तो 4 प्रकार के बायोमॉलिक्यूल में से 3 ऐसे हैं जो पॉलीमर हैं, और लिपिड जो होता है ये नॉन पॉलीमर होता है, ये भी हमारे शरीर के अंदर होता है। ध्यान रहे कि ये चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ओरिजिन नॉन लिविंग से हो, ये सारे के सारे लिविंग में पाए जाते हैं। इनमें से आपको पता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी पर्पज, तो ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी तौर पर हम लिपिड्स को एनर्जी के रूप में लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को एनर्जी के लिए कभी नहीं लेते। तो प्रोटीन क्या चीज होता है? ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इट इज द वंडरफुल केमिकल एंड इट डिसाइड्स आवर कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। हमारी बॉडी के जितने भी फीचर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेन्स होते हैं, उन सब का बनना, उनमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन, ये सब किसकी देन है? न्यूक्लिक एसिड की। इसीलिए हम कॉमनली इसको एक टर्म यूज करते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इसको, जो हमारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करे और पेरेंट्स से संतान में इन कैरेक्टर्स को लेकर जाने की जिम्मेदारी ले, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इस कैटेगरी में सस्पेक्टेड मॉलिक्यूल्स 2 हैं, एक तो डीएनए और दूसरा कौन है? आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को ऐसा सस्पेक्ट किया गया था कि ये न्यूक्लिक क्या रहे, जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। हालांकि सस्पेक्ट तो प्रोटीन भी किए गए थे,
लेकिन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है और आरएनए है। यद्यपि संदेह इन तीनों पर हुआ था कि हो सकता है कि कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने वाला प्रोटीन हो सकता है कैरेक्टर को डिस्प्ले करने वाला डीएनए हो सकता है कि आरएनए हो, लेकिन बाद में सर्टिफाइड कौन किया गया? डीएनए वाज सर्टिफाइड एज द जेनेटिक मटेरियल, और इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल होने पर रोक लगा दी गई। मतलब कि ये नहीं हो सकते, डीएनए ही हो सकता है। तो इन पर हम चर्चा करेंगे और एक स्पेशल टॉपिक होगा डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। व्हाई शुड डीएनए बी कंसीडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल? हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों माने, इसके सपोर्ट में हम बात करेंगे। ऐसे फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो डीएनए को क्वालिफाई कराते हैं किस चीज़ के लिए? जेनेटिक मटेरियल के लिए। और आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते, लेकिन आरएनए इन सबका पेरेंट है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इस दुनिया में डीएनए पहले बना या आरएनए पहले बना, तो ये हम जस्टिफाई करेंगे अपने लेक्चर में कि आरएनए ही वो मटेरियल था जो सबसे पहले बना था और डीएनए बाद में बना था। लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यद्यपि आज भी कुछ जब वायरसेज हैं जिनमें कि आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बिना डीएनए के वो डिस्प्ले नहीं करता अपना करेक्टर। अर्थात जिन वायरस में आरएनए है वो पहले डीएनए बनाएंगे, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा, फिर करेक्टर डिस्प्ले होगा। ये सारी चीज है। तो इसीलिए जैसे वायरस एचआईवी वायरस है, एचआईवी है तो एचआईवी में आरएनए होता है उसका जीनोम, लेकिन ये आरएनए क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ले करके और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से पहले डीएनए बनाता है और उस डीएनए से फिर करेक्टर डिस्प्ले होता है। तो इसलिए जिन ऑर्गेनिज्म में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनमें डीएनए नहीं है वो वायरस होते हैं। तो ऐसे वायरसेज भी जिनमें कि वायरसेज दो कैटेगरी के होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है और दूसरा आरएनए वायरस होता है। तो जो आरएनए वायरस होते हैं वो भी कोई भी काम बिना डीएनए बनाए हुए नहीं करते। इसलिए अल्टीमेटली हम किस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं? डीएनए पर, कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, क्योंकि अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पर यहां खड़े हुए हैं डिस्कशन करने के लिए, तो हमें सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। हम इस पर बात करेंगे। तो जहां तक बात इसकी हिस्ट्री की है, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, हिस्ट्री से सवाल नहीं आते। वो दिन चले गए जब पूछते थे कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था। कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का क्वेश्चन है। अब ये सब नहीं आते। नहीं तो पहले हर कंपटीशन में रहता था कि द्विनाम पद्धति किसने खोजा, तो लिनियस ने। तो ये मतलब एकदम चुनिंदा क्वेश्चन होता था कि हर कंपटीशन में पूछा जा रहा है, लेकिन उसका कोई वेटेज इसलिए नहीं होता कि वो सब कर लेंगे, उसको मेरिट उसके आधार पर नहीं बनेगी। तो इसलिए हम इनकी हिस्ट्री में बिना पढ़े हुए केवल उस टर्म न्यूक्लिन की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड बना है एंड द मटेरियल वाज आइसोलेटेड बाय एफ मिक्सचर फ्रॉम द पस सेल, और इसी का नाम रखा गया न्यूक्लिन। और इसी न्यूक्लिन से, चूंकि इसमें नेचर इसका एसिडिक होता है, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड। आइए और अब हम बात करें कि ये न्यूक्लिक एसिड हकीकत में अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर कौन है। अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो इसका मोनोमर कौन है? जैसे आप पॉली एथाइलिन पढ़ते हैं, पन्नी पॉलीथीन, तो वो एथाइलिन के मोनोमर जो होते हैं वो यूनाइट होकर के पॉली एथाइलिन बना लेते हैं, प्लास्टिक्स। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मोनोमर हैं और न्यूक्लिक एसिड जो है वो ये पॉलीमर है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे कि साहब ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल है और वो भी पॉलीमर है। और किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स का। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड, तो इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमें ये जानना है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स। तो बोलेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्सेज होते हैं किसके? न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फेट के। जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, स्पेलिंग का अंतर है टाइड में और साइड में।
न्यूक्लियोसाइड इक्वल्स टू, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये पेंटोज शुगर होता है और इसके साथ नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, ये नाइट्रोजन बेस है और ये यहां पर फॉस्फेट है एंड दिस वन इज द शुगर। तो इस तरीके से ये तीन कंपोनेंट से मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इनमें पहला कंपोनेंट शुगर है, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, और जब इसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। यहां पर ये जो बॉन्ड है देख रहे हैं आप, दिस वन, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं इसको। पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल का लिंकेज फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहलाएगा। नाइट्रोजन बेस का शुगर के साथ लिंकेज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। सभी ने लिख लिया होगा? अब बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बहुत आसान चीज़ है, डीएनए बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ऐसे आसान आसान करते हुए एकदम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे जहां लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आसानी से सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज अगर हम समझेंगे तो हम सभी पारंगत हो जाएंगे इसमें। और जैसे नंबर उनका अंकित का आया है 175 नंबर आया 200 में, ऐसे आप सभी का आ जाएगा। 175 का मतलब 87.5% हुआ, 87.5 क्यों? 87.5 हाईएस्ट होता है बोर्ड में किसी भी कंपटीशन में, 88 क्रॉस नहीं करता कोई सभी में। जैसे हम लोगों का जो एग्जामिनेशन हुआ था तो सब्जेक्ट में मेरे जो है फुल मार्क्स थे, बायो में फुल मार्क्स 70 क्वेश्चन का था। 70 में मैंने एक गोला काला करने में गलत कर दिया था, इसलिए रॉन्ग इंप्रेशन में चला गया। 2 क्वेश्चन में हमारे और आयोग के बीच कंट्राडिक्शन था, इस मैटर को मैंने कोर्ट में पहुंचा दिया, हाई कोर्ट केस कर दिया उस एग्जामिनर को तलब करने के लिए जिसने उसकी आंसर बनाई थी। हमने कहा वो गलत है, मैं सही हूँ। तो 3 इस तरह से, और 67 में मेरे फेवर में नंबर थे। आप मुझे एब्सोल्यूट मान सकते हैं उस कंपटीशन में, 70 में 70 क्वेश्चन सब सही। Hence I stood first in rank in all over UP in written examination. In spite of that, the evaluator gave me the least cutoff in interview just to keep my selection outside, just away from the competition. लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैंने कहा तुम्हें जो करना हो कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन होगा और साकेत पीजी कॉलेज मिलेगा मुझे, और मिला। आत्मविश्वास हो तो ऐसा हो। इसलिए मैंने कहा सीट अगर एक है तो दैट्स माइन, खाली करो मैं आ रहा हूं। इस मोड में जब आप रहेंगे, कंपटीशन में एक सीट है वो मेरी है, खाली करो मैं आ रहा हूं, तब मजा आएगा। हमारे ख्याल से आप सभी के अंदर एनर्जी का भरपूर संचार हो गया होगा। ये क्या है कंपटीशन यार, अरे अधिकतम रात में जागना पड़ेगा, सोएंगे नहीं और क्या करेंगे, खींचेंगे। और हम आपके साथ खड़े हैं। और एक एक चैप्टर को दिक्कत तो तब होती है जब आपका कोई गाइड नहीं होता। जैसे मैंने सब कुछ अपने ढंग से पढ़ा, एक एक चीज़ खोला देखा, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ता था, फिर नोट्स बनाते थे उससे। और आपको तो पका पकाया मटेरियल है, कुछ नहीं करना है, टू द पॉइंट। पता लगा 10 पेज का मैटर एक पेज में हम आपको दे करके और परोस दे रहा हूँ आपके सामने कि यही है भैया, इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, ये है। तो इस तरीके को अडॉप्ट करिए आप, बवाल नहीं लिखना है, टू द पॉइंट। और निगाह लक्ष्य पर होनी चाहिए, लक्ष्य पर होनी चाहिए कि बड़ा चैप्टर जरूर है लेकिन सवाल जहां से बनेगा हम उसी को देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा ये हम बता रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है इस पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से? एक, फॉस्फेट का शुगर के साथ लिंकेज क्या कहलाता है?
फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये सब बवाल नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं, यही बनेगा सीधा। नाइट्रोजन बेस का शुगर के साथ लिंकेज क्या कहलाता है? 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस सेगमेंट से अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है, राइट। ये वो न्यूक्लियोटाइड है, इनके तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले फॉस्फेट की बात करेंगे कि फॉस्फेट डोनर क्या होता है। ये अगला क्वेश्चन जो बनने जा रहा है इस सेगमेंट से वो ये है कि यहां पर जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट डोनर कौन है? तो फॉस्फेट में तो कई है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है कि नहीं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, तो वो कौन है जो ये फॉस्फेट डोनर है? तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनने वाला है। तो दैट मॉलिक्यूल इज H3PO4, फास्फोरिक एसिड। फॉस्फेट डोनर कौन है? ये यहां पे देखें तो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट डोनर कौन है? फॉस्फेट डोनर इन न्यूक्लिक एसिड इज, ये H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है, ये ट्राई बेसिक एसिड है। दिस वन इज ट्राई बेसिक एसिड। दिस वन, इट इज द ट्राई बेसिक एसिड। कौन है? ट्राई बेसिक एसिड। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ट्राई बेसिक का मतलब नहीं समझते? हाथ उठाएं जो नहीं जानते। गुड, समझिए पहले इसको, समझिए कि ट्राई बेसिक का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर बेस होता है तो उसकी एसिडिटी निकाली जाती है, और कोई एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी निकाली जाती है। तो हमने कहा कि एसिड की पहचान क्या है कि कोई भी एसिड जब सॉल्यूशन फॉर्म में आता है तो वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। अब कहने को इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 है। तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में आकर के अपने तीनों हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है H+ के फॉर्म में। कोई भी एसिड सॉल्यूशन फॉर्म में आकर के जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है यही उसकी बेसिसिटी होती है, राइट। अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो इन सॉल्यूशन फॉर्म दिस गेट्स स्प्लिट इनटू H+ एंड Cl- आयन। नाउ व्हाट विल बी इट्स बेसिसिटी? 1, बिकॉज दिस हैज गिवन 1 प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। H+ माने प्रोटॉन, तो एक H+ इसने दे दिया। लेकिन यहां पर 3 है, कितने हैं? 3 H+ हैं, निकलेंगे। यानी कहने का मतलब ये, अब इसके स्ट्रक्चर पे आइए, स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका? इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये फास्फोरस है, इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब अगर हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसमें से निकल जाएगा, ये वाला भी निकल जाएगा और ये वाला भी निकल जाएगा, ये तीनों निकलेंगे। और जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो ये क्या दे देगा? 3H+ डोनेट करेगा और प्लस PO4 माइनस, क्योंकि 3H+ निकलेंगे तो कितना निगेटिव चार्ज आएगा? 3 -3। ये है, तो कितने प्रोटॉन इसने डोनेट किया है? यही इसकी क्या है? यही इसकी बेसिसिटी है। तो अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में प्रोटॉन डोनर जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट डोनर जो होता है वो कौन है? तो इट इज H3PO4। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेंगे, क्वेश्चन में 3 ऑप्शन रहेंगे, H3PO4 रहेगा, H3PO2 रहेगा, H3PO3 रहेगा। आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि फॉस्फेट डोनर है न्यूक्लियोटाइड में, तो हम किसको बताएंगे? H3PO4, क्योंकि ये कितना निकालेगा? ये 2 निकालेगा। ये मोनोबेसिक है, ये मोनोबेसिक, ये देखो ट्राई बेसिक है। ये कौन सा है? ये ट्राई बेसिक एसिड है। ये कौन है? ये मोनोबेसिक एसिड है। और ये कौन है? ये डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो ट्राई बेसिक एसिड है वही फॉस्फेट का डोनर है, ये बात ध्यान रखेंगे। H3PO4 का कहीं यूज और भी है, ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा, जहां पर फॉस्फेट का डायरेक्ट एडिशन होता है, ADP से ATP में कन्वर्ट हो रहा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, तो वहां पर ये डायरेक्ट डोनेट करता है फॉस्फेट ग्रुप, H3PO4 ही होता है। ये दोनों बायोलॉजिकल सिस्टम में डोनेटर नहीं होते, ध्यान रखेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम में H3PO4 ही फॉस्फेट डोनर होता है। सबको समझ में आ गया ये? तो अगला क्वेश्चन ये बन गया कि न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट होता है इसका डोनर कौन होता है, राइट, ये बन गया। आप चलेंगे और हम बात करेंगे शुगर पर। किस पर बात करेंगे? शुगर पर।
ये शुगर क्या चीज़ है? तो शुगर पेंटोज है। यहाँ पर पेंटोज का मतलब जानते हैं, 5 कार्बन वाला शुगर। ये रिंग फॉर्म में होता है। ये कार्बन नंबर 1 है, दिस वन कार्बन नंबर 2, दिस वन कार्बन नंबर 3, दिस वन कार्बन नंबर 4 एंड दिस वन कार्बन नंबर 5। इन सबके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहां पर हाइड्रोजन है, दूसरा या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और या फिर यहां पर हाइड्रोजन है। ये दूसरे कार्बन पर डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो होते हैं वो वेरी करते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल यहां पर है तब इसको राइबोज बोलेंगे, और अगर केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहां नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डीऑक्सी। डीऑक्सी माने ऑक्सीजन नहीं है, राइबोज। तो अगर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये राइबोज कहलाएगा, और अगर इसकी जगह पर हाइड्रोजन अटैच है तो ये डीऑक्सीराइबोज होगा। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज ये दोनों पेंटोज शुगर है। पेंटोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 कार्बन वाले शुगर को पेंटोज कहा जाता है। बस कार्बन नंबर 2 पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइबोज में, और डीऑक्सीराइबोज में केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहां पर मिसिंग होगा। ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। यहां पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम होगा, बैलेंसी पूरी हो गई, सभी कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी हो रही है। और यहां पर अगर देखें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, राइट। इस तरह से ये जो शुगर है ये न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। यही है पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अब अगर हम देखें तो फॉस्फेट की लिंकिंग कहां पर होती है, तो बोल रहे हैं कि साहब फास्फोरस ये है, फास्फेट ये है, इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है और तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है। जब कभी भी फास्फोएस्टर लिंकेज बनने की बात होगी तो यहां से ये निकल जाएंगे, किस रूप में? H2O के रूप में ये निकल जाएंगे, और इस लिंकेज को हम नाम क्या देंगे? दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं इसको। ये क्लियर हो गया होगा आपको, फटाफट लिखते जाइए। प्रदीप कुमार, कोई नई चीज इसमें देख पा रहे हैं? नहीं पढ़े थे? अब चलेंगे, हम बात करेंगे इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो कौन है? वो नाइट्रोजन बेसेज है। ये जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन बेसेज। नाइट्रोजन बेसेज बेसिकली 2 कैटेगरीज में रखे गए हैं। एक तो प्यूरीन है, प्यूरीन में एक तो एडेनिन है और दूसरा ग्वानिन है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें डबल रिंग पाई जाती है। और दूसरे हैं पिरिमिडिन, इसमें क्या होता है? थायमीन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है।
इस तरह से बेसिकली ये दो हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। डबल रिंग स्ट्रक्चर ये हैं, और जो पिरिमिडीन होते हैं वो सिंगल रिंग होती स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें सिंगल रिंग होती है। इनका स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम अपना दिमाग जो है वो कंसंट्रेट करेंगे उन चीजों पर जिन पर सवाल बन रहे हैं। एडेनिन एंड गुआनिन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर अधिकतम इतने पूछेंगे कि डबल रिंग होते हैं या सिंगल रिंग होते हैं। तो जो प्यूरिन है ये दो रिंग होती है इनमें, और इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जो नाइट्रोजन बेसेज हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज भी होते हैं। ये तो जनरल नाइट्रोजन बेस है, ये 5। इनमें से आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में कौन होता है, थायमीन होता है। अभी हम जब डिफरेंस बताएंगे वहां पर तो क्लियर करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज पाए जाते हैं। ये जो अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज हैं ये ट्रांसफर आरएनए में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज किस में पाए जाते हैं, तो ये आरएनए में होते हैं। पूछेंगे कौन से आरएनए में होते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए में होते हैं। हालांकि इसको काफ़ी हम एलेबोरेट करेंगे, आगे बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जान लीजिए कि बिसाइड्स these five nitrogen bases, there are few unusual nitrogen bases. ये कौन कौन से अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज हैं आगे बताएंगे आपको हम। ये टीआरएनए में पाए जाते हैं, इन टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए में होते हैं अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेज कौन से न्यूक्लिक एसिड में होते हैं, तो ये ट्रांसफर आरएनए में होते हैं। क्योंकि अभी हमने कैटेगराइज किया नहीं है न्यूक्लिक एसिड में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वास्ते उस पर अभी और जाना सही नहीं है। जब उस पर स्पेसिफिकली आएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन होते हैं। नाइट्रोजन बेसेज प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, डबल रिंग सिंगल रिंग याद रखिए। अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस ट्रांसफर आरएनए में पाए जाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है यहाँ वो ये है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनका कौन सा कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ कनेक्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन बेस का कौन सा कार्बन पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है। तो ध्यान रहे कि कार्बन नंबर 2 फ्री रहेगा, कार्बन नंबर 3 लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है और बाकी सब लिंकेज में है ही है। तो 2 और 3 और 1, ये 3 कार्बन हैं जिनके साथ कोई लिंकिंग हो सकती है, लेकिन कार्बन नंबर 2 के साथ कोई लिंकिंग नहीं हो रही। लिंकिंग या तो इनके साथ होगी जब चेन लंबाई में बढ़ेगी, पॉलीमराइजेशन होगा, अभी तो हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड बता रहे हैं। और नाइट्रोजन बेस के जुड़ने की जगह कौन है, वो कार्बन नंबर 1 है। तो कार्बन नंबर 2 हमेशा क्या रहता है, वो फ्री रहता है, ये किसी भी साथ लिंकेज नहीं करता। ये बात सबको समझ में आ गई। अब कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, तो जो नाइट्रोजन बेस है उसका कौन सा कार्बन, तो अगर प्यूरिन है तो कार्बन नंबर 9 के साथ लिंकेज होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पेंटोज और नाइट्रोजन बेस, अगर हम पेंटोज के साथ लिंकेज करें, पेंटोज के साथ कौन सा, प्यूरिन का, तो ये लिंकेज कौन सा होगा, ये लिंकेज 1 और 9 का होगा। नहीं समझ में आया कि प्यूरिन का 9वां कार्बन पेंटोज के पहले कार्बन के साथ अटैच होगा, इस लिंकेज को 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। कौन सा लिंकेज होगा ये, 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, क्योंकि वो प्यूरिन के 9वें नाइट्रोजन का जो है कार्बन से अटैच होगा ये। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है, पेंटोज है लेकिन साथ में पिरिमिडीन जुड़ रहा है, तो ये लिंकेज कौन सा होगा, यहां पर पहला कार्बन होगा और इसका भी, तो 1,1 लिंकेज होगा ये। तो पेंटोज पिरिमिडीन का 1,1 लिंकेज होता है और पेंटोज प्यूरिन का 1,9 लिंकेज होता है, याद रखना है इसको। प्यूरिन का 9वां कार्बन पेंटोज के पहले कार्बन के साथ अटैच होगा।
क्योंकि नाइट्रोजन बेस का शुगर के साथ लिंकेज है, तो जब भी शुगर के साथ लिंकेज होता है उस लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। तो इसे हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ लिंकेज हो रहा है। कौन से नाइट्रोजन के साथ? जो 9वें कार्बन पर है या पहले पर। तो अगर वो 9वें कार्बन तो 1,9 लिंकेज होगा। और एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है लिंकेज में, लेकिन वो नाइट्रोजन जो कौन से कार्बन पर है? यहां 9वें कार्बन पर, यहां पहले कार्बन पर। बात समझ गए होंगे। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। यह न्यूक्लियोटाइड उस मोती की तरह से है जो कि कई मोतियों के साथ मिलकर के एक माला बनाता है, धागे में पिरोया जाता है। तो यहां पर भी धागे में पिरोया जाता है और एक लिंकेज चल निकलती है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। वो कैसे होगी इसको हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम कुछ चीजों को और फोकस कर रहे हैं, किस पर? न्यूक्लियोसाइड पर। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं? देखेंगे जरा। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इसमें अगर एडेनिन के साथ पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसको एडिनोसिन कहेंगे। अब यहां पर देखेंगे जो सफिक्स लगता है ना, अगर प्यूरिन के साथ है तो प्यूरिन के साथ जो सफिक्स लगेगा वो सीन होगा, ऐसा ये नहीं, एडिनोसिन। इसी तरीके से शुगर के साथ ग्वानिन है, शुगर के साथ थाइमिन है, शुगर के साथ यूरेसिल है, शुगर के साथ साइटोसिन है। अब यहां पर देखेंगे इसका नाम क्या होगा? ग्वानोसिन। अब देखिए यहां पर सफिक्स क्या लगा? सीन। लेकिन इन तीनों में सफिक्स जो होता है वो डीन होता है, DINE। क्या होता है? डीन होता है। हाँ। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? शुगर के साथ अगर टी थाइमिन जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? अब देखिए यहां पर सफिक्स कौन लग रहा है? दिस वन। इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा? यूरेसिल का यूरिडीन होगा और इसका साइटिडीन होगा। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लिक एसिड है, तो क्या बताएंगे आप? तो ये न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। तो बस ये तीन जो हो गए, ये पिरिमिडीन के साथ हैं और ये प्यूरिन के साथ वाले न्यूक्लियोसाइड हैं। सभी ने समझ लिया? एक मोनोन्यूक्लियोटाइड हम समझ चुके हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चेन में यूनाइट होंगे, और चेन में जब यूनाइट होंगे तो एक लंबी श्रृंखला बनेगी जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखेंगे। अब आपके सामने जैसे ये है शुगर, यहां पर नाइट्रोजन बेस है, इधर कौन है? फॉस्फेट है। अब बीच का कार्बन हमने गायब कर दिया, कार्बन कहीं नहीं लिखा है, हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर पांचवा है इस पॉइंट पर, और इसके साथ कौन जुड़ा है? फॉस्फेट जुड़ा है। इस लिंकेज का नाम फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। दिस लिंकेज इज फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। अब आप देखेंगे तो तीसरा कार्बन जो है यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। कौन ग्रुप फ्री है इस पर? OH। बात समझ रहे हैं? अब आइए और हम देखते हैं कि दूसरा वाला जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर कोई नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस चेंज होता रहता है या एक ही हो सकता है, उस पर फोकस बाद में हम करेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो इसके 5वें नंबर पर कार्बन है, ये कार्बन 5वें नंबर पर है और यहां वाला कार्बन चौथे नंबर पर है। 1 2 3 4 और ये कौन सा है? 5वें नंबर पर। अब अगर हम यहां पर इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट करने के लिए एक बार फिर यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? है फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। देखिए फॉस्फेट आ गया, यहां से ले जाएगा, एक H2O यहां से माइनस होगा और इसके पास भी हाइड्रोक्सिलवा होता है ना,
तो एक H2O यहां से माइनस हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये इस फॉस्फेट की मदद से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इस लिंकेज को हम नाम क्या देंगे, नाउ दिस लिंकेज, क्योंकि ये लिंकेज कहां कहां बना है, ये दो जगह पर है, यानी फास्फोएस्टर दो जगह पर है, फास्फोएस्टर ये भी है, फास्फोएस्टर ये भी है, तो इसको हम क्या कह देंगे, फास्फोडाईएस्टर लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे, इट इज नोन एज फास्फोडाईएस्टर लिंकेज, फास्फोडाईएस्टर लिंकेज कहेंगे इसको। इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाईएस्टर लिंकेज के साथ अटैच होते हैं। यहां पर अगर आप देखें इस दूसरे वाले सुगर के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तीसरे कार्बन पर फ्री है कि नहीं है। अब ये अगले न्यूक्लियोटाइड का और फॉस्फेट का इंतजार कर रहा है। ये लिंकेज सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये चेन जो है एक लंबी चेन हम यहां पर बना सकते हैं। ऐसे ढेर सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड ऐसे यहां पर जोड़ेंगे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेस है, ये सभी सुगर मॉलिक्यूल्स हैं, पेंटोज। अब जरूरत है फॉस्फेट के साथ इनकी लिंकिंग कराने की। यहां पर फॉस्फेट फ्री रहेगा, इन दोनों के बीच में फॉस्फेट यहां पर है, इन दोनों के बीच फॉस्फेट यहां पर है। ऐसे ये फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या होगा, फ्री रहेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि आप एक लंबी चेन बन गई है। अकेला अगर है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, दो हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड है, तीन है तो ट्राई और हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस तरह से यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है बिना रुके आगे की तरफ ग्रोथ करती रहती है। संजय, इसको आपको लाइट ज़्यादा हो जाती है, ब्लर करता है। हाँ बस बस। देख लिया, इस चेन का आप इसकी पोलरिटी डिसाइड करेंगे कि ये चेन किस प्रकार की है। तो हम ये लिखेंगे कि ये चेन, इसमें अगर देखें तो शुरुआत किधर से हुई है, यहाँ से। इस पॉइंट पर कार्बन कितने नंबर पे था, 5 नंबर पर कार्बन था, इसके साथ ये फास्फेट जुड़ा है, तो ये चेन 5 प्राइम से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, 3 प्राइम पर। लेकिन 3 प्राइम पर कौन जुड़ा है, OH ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये है इस पॉइंट पर। इसलिए चेन का जो ये पोलरिटी इसकी है क्या बताएंगे, 5 प्राइम 3 प्राइम चेन होगी। और यही चेन सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या चीज है, ये सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये आगे से डबल स्ट्रैंड कैसे होगी, क्योंकि
वाटसन और क्रिक ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था डीएनए का, वो कैसा था? वो डबल स्ट्रैंड हेलिकल मॉडल था। तो आज का समय तो समाप्त होने वाला है। कल हम आपको न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट फिनिश करेंगे, डीएनए का बाकी बचा हुआ आरएनए कंप्लीट, ये फिनिश करेंगे और फिर बात करेंगे हम किस पर? सेंट्रल डोग्मा पर। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। आज का लेक्चर क्लियर है सबको? एनी डाउट किसी भी प्रकार का? कोई कुछ भी नहीं है? बालक शुभम कुमार, एनी डाउट? पक्का है? इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसलिए आगे की बात मत पूछो साहब, आगे की बात ना पूछो, जहां हो वहीं रहो। हैं? ये भी हम आपको बताएंगे जब डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे। और बताइए, हमने आज जो पढ़ाया इसमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बस आगे की को करते हैं, आगे के लिए हम खड़े हैं। अभी वर्तमान के लिए बताइए, आगे के लिए तो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, टेंशन नहीं लेने का। बायोलॉजी मतलब कहा, अभी इसके पहले वाले बैच में मैं पढ़ा रहा था, तो लड़की से बोला, वो कह रहे थे सर कि इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि ये नोट्स पढ़ने के बाद तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आना, अभी चाहे बॉन्ड भरा लो, अपना घर में तुम्हारे नाम लिख दूंगा। हमने कहा सवालवा जो है, सवाल जो है सब नोट्स में रहेगा बेटा। अब तुम ना पढ़ो तो हम क्या करें? तुम ना पढ़ो तो क्या कर लें हम? हमने कहा इससे बड़ा मैं तुमको और विश्वास नहीं दिला सकता। तो कही सर वही तो बात है, अगर हम पढ़ने तब ना। तो हमने कहा तब काहे कह रहे हो कि किसी और किताब को पढ़ने? क्या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके 100% क्वेश्चन इसी नोट्स में रहेंगे, एक को बाहर से नहीं रहेगा। बस खत्म हो गई बात। अब आप क्या करो कि यही एकदम रट डालो, नोट्स में रट डालो, बस देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता। सबका सारे सिलेक्ट हो जाओगे, 22-24 सीट यहीं के लिए फिक्स हो जाएगी। तो ये हम कह रहे हैं। इसलिए आप जो है जितना पढ़ा रहे हैं आज के दौर में रहिए। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा कल पर छोड़िए,